Hello guys, welcome to the next lecture. So today we are going to start with unit 3 of chapter 2. Right, unit 3. तो जिसका नाम है supply. Okay? चलो. तो देखिए, अभी तक हमने डिमांड पढ़ा था, राइट? तो डिमांड हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे? डिमांड में हम सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे? कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके? और कंज्यूमर का मेन कोशिश क्या रहती थी? टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ओके, अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई की. तो सप्लाई हम देखेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो चार कंडीशंस डिमांड में रिक्वायर्ड थी हमने पढ़ी थी ना, विलिंगनेस, राइट, प्राइस, एबिलिटी टू सप्लाई, डिजायर वगैरह, वो एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं, राइट. तो एलिमेंट्स का हम नाम लिख लेते हैं. क्या क्या? पीरियड, प्राइसेस, विलिंगनेस, एबिलिटी, राइट. तो देखो, जब भी एक प्रोड्यूसर मार्केट में चीजें सप्लाई करेगा तो सबसे पहले तो वो डिटरमिन करेगा मुझे कौन से समय पे, कौन से पीरियड पे क्या करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए, राइट. ही विल वेट फॉर द राइट टाइम पीरियड. फिर प्राइसेस भी तो देखेगा, राइट. अगर मार्केट में प्राइसेस बहुत कम हो रहे हैं, राइट, किसी चीज के प्राइसेस बहुत गिर गए हैं, तो जब प्राइस गिर जाएंगे तो सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है? गिर जाता है. तो एज अ रिजल्ट वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई नहीं करेगा, राइट. और अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो क्या करेगा? अपनी सप्लाई बढ़ा देगा, राइट. सप्लायर के साथ उल्टा होता है. कंज्यूमर का सोचो क्या होता था? कंज्यूमर क्या करता था? जब प्राइसेस बढ़ते थे तो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते थे, राइट. बट सप्लायर के साथ उल्टा है. सप्लायर, खुद सोचो ना, आप एक सप्लायर हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, तो आप मार्केट में कब चीजें बेचना पसंद करोगे? ऑब्वियसली जब प्राइसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, राइट. तो जब प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे तो आप अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, राइट. चलो, प्लस विलिंगनेस. आपकी इच्छा तो होनी ही चाहिए कि मैं मार्केट में, सपोज करो आपकी इच्छा है कि मैं 4,000 यूनिट्स क्या करूंगा? मार्केट में बेचूंगा. बट आपके पास एबिलिटी भी तो होनी चाहिए टू प्रोड्यूस दिस 4,000 यूनिट्स. ठीक, एबिलिटी होनी चाहिए. सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है ना कि मैं 4,000 यूनिट्स बना के मार्केट में बेचूंगा. यू शुड हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस. आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे कि आप ये 4,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकें. इसके बाद हम देखते हैं सप्लाई वर्सेस स्टॉक. सप्लाई वर्सेस स्टॉक. तो सबसे पहले हम सप्लाई का देखते हैं. इट चेंजेस विद चेंज इन प्राइस और it relates to period of time
मतलब मुझे मंथली कितनी सप्लाई करनी है या ईयरली कितनी सप्लाई करनी है। तो दिस इज माय सप्लाई। दूसरे तरफ मैं लिख देती हूँ स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ particular commodity available with firm at particular period of time। तो अब देखो सप्लाई, सप्लाई का सपोज करो मैंने आपको बताया, सपोज करो रेट, इधर रेट लिखती हूँ मैं, इधर लिखती हूँ यूनिट सप्लाइड या क्वांटिटी सप्लाइड। 1 रुपया चल रहा है कमोडिटी का प्राइस, तो उस पे प्रोड्यूसर कितनी यूनिट सप्लाई करेगा? 5 यूनिट्स। फिर चल रहा है 2 रुपए का प्राइस, तो वो सप्लाई करेगा 10 यूनिट्स। फिर चल रहा है 3 रुपीज का प्राइस, तो वो सप्लाई करेगा 20 यूनिट्स। राइट? तो जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे वैसे वैसे यूनिट सप्लाई बढ़ जाएगी। राइट? क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब मार्केट में प्राइसेस ज्यादा होंगे तो तब प्रॉफिट्स कमाने की चांसेस ज्यादा होंगी। राइट? तो तब वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। और यहां पे देखो, ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है ये, कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे यूनिट सप्लाइड बढ़ती जाएगी। देखो एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है, वो सप्लाई कर रहा है, ठीक, पहला केस। दूसरा केस, पहले सेलिंग प्राइस था 10 रुपीज। राइट? वो प्रोड्यूसर मार्केट में कितने रुपए में बेच पा रहा था? सेलिंग प्राइस क्या रेट चल रहा था? 10 रुपीज। राइट? और उसकी लागत थी, कॉस्ट थी 8 रुपीज। तो देखो सेलिंग प्राइस थी 10 रुपए, मतलब मार्केट में वो बेच रहा था 10 रुपए का, उसकी खुद की लागत कितनी थी? 8 रुपया। तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन बचा? 2 रुपीज का। ठीक, अगला केस, सेलिंग प्राइस हो गए 15, कॉस्ट लग रही है मेरी, सपोज करो मार्केट में सेलिंग प्राइस बढ़ गए उस चीज के, पहले 10 में बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है? 15। कॉस्ट है मेरी 8, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा? 7 रुपीज। ठीक, तो अब हमने देखा कि जब ये हुआ आपका, जब हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो पहले वो सप्लाई कर रहा था, पहले केस में सपोज करो 2000 यूनिट्स, और अब उसने देखा कि यार प्रॉफिट मार्जिन बढ़, अब पहले देखो, पहले
ये रफ है, इसको आप ध्यान मत देना। चलो, हाँ, तो पहले 2000 यूनिट्स प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई कर रहा था, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना कमा पा रहा था? पर यूनिट कितने का प्रॉफिट मिल रहा था उसे? 2 रुपए का। तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 4000 रुपीज का। ठीक। और अब देखो, अगर अभी भी वो 2000 यूनिट्स सप्लाई करता है, तो टोटल प्रॉफिट कितने का कमा लेगा वो? 2000 यूनिट्स वो सप्लाई कर रहा है, पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन है? 7 रुपए का। तो कितना हो जाएगा उसका? 7 2 जा 14, राइट? 14,000 रुपीज, राइट? उसको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो अब देयरफॉर जब फायदा ज्यादा हो रहा है, तो ही विल, उसके अंदर एक मोटिवेशन जागेगा, इंसेंटिव जागेगा कि यार मैं क्यों ना 2000 से ज्यादा यूनिट्स मार्केट में क्या करूं, सब मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करूं, राइट? देयरफॉर ही विल ट्राई टू सप्लाई, therefore he will try to supply more than 2000 units as the profits have risen। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, तो एज अ रिजल्ट हर कोई भी यहाँ पे कमाने के लिए है। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हो? अपनी यूनिट सप्लाइड बढ़ा देते हो, राइट? और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? फिर क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देते हैं, क्योंकि अब इंसेंटिव ही नहीं है। क्या करोगे मार्केट में ज्यादा ज्यादा सप्लाई करके, राइट? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट में कितने का बच रहा है? 2 रुपए का। तो आप ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड नहीं करेंगे। और जैसे ही आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, 2 से 7 हो गया, तो अब आपने 2000 की जगह इंक्रीज द क्वांटिटी टू 5000 यूनिट्स। क्यों? एज द प्रॉफिट्स हैव रिजन। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं। तो हमने देखा, जब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, आपको पर यूनिट पे पहले कितने रुपए का प्रॉफिट बच रहा था? 2 रुपए का। और अब सेलिंग प्राइसेस क्योंकि बढ़ चुके हैं मार्केट में, तो आपको पर यूनिट कितने का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है? 7 रुपए का। तो आप कोशिश करेंगे कि यार पर यूनिट मेरे को इतना सारा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? और ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मार्केट में बना के बेचनी चाहिए, क्योंकि मुझे पर यूनिट ज्यादा से ज्यादा क्या अर्न होगा? प्रॉफिट अर्न होगा। ओके। तो हमने देखा, जब सेलिंग प्राइस बढ़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ, सेलिंग प्राइस जब 1 से हो गया 3, तो यूनिट सप्लाइड बढ़ गई मेरी 5 से कितनी हो गई? 20 यूनिट, राइट? क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब तो हमने देखा सप्लाई के साथ क्या देखा? इट चेंजेस विद चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज होते रहेंगे, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होती रहेगी, राइट? और दूसरी चीज, इट रिलेट्स टू पीरियड ऑफ टाइम। भाई जब मैं क्वांटिटी सप्लाई करती हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए मुझे पर मंथली करनी है, पर वीकली करनी है, राइट? या क्वार्टरली करनी है, या 6 मंथली, हाफ ईयरली करनी है। तो आई शुड नो द टाइम पीरियड एज टू व्हेन आई एम रिक्वायर्ड टू सप्लाई द quantity, right? Supply the particular commodity। अब है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जब भी मैं स्टॉक कैलकुलेट करती हूं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करती हूँ ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि 31 मार्च को क्लोजिंग होनी है, तो स्टॉक कैलकुलेशन 31 मार्च को होगा सारा, राइट? तो स्टॉक इज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
और हमने सप्लाई का देखा, सप्लाई एक पर्टिकुलर उसमें नहीं होती, सप्लाई तो हमारा चेंज होती रहती है, किस हिसाब से, प्राइजेस के हिसाब से हमारी सप्लाई भी चेंज होती जा रही है। तो हमने देखा सप्लाई का क्या है, वेरिएबल, इट कीप्स ऑन वेरिंग विद, सप्लाई मेरी वेरी हो रही है ना, 5 से 10, 10 से 20, किस हिसाब से वेरी हो रही है, एज पर द प्राइजेस। तो सप्लाई हम क्या बोल सकते हैं, सप्लाई इज वेरिएबल आइटम। और स्टॉक कैलकुलेट होता है एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या है आपकी, स्टॉक क्या है आपका, फिक्स आइटम। एज इट, सप्लाई इज, मैं यहाँ पे लिख लो, सप्लाई इज अ वेरिएबल आइटम एज इट वेरीज विद प्राइजेस। ठीक है, प्राइस बढ़ते रहेंगे तो सप्लाई भी बढ़ती रहेगी, प्राइस के हिसाब से आपकी सप्लाई चेंज होती जाती है। और अगर मैं स्टॉक की बात करूं, तो स्टॉक तो एक एक पर्टिकुलर दिन पे ही हम कैलकुलेट करेंगे, तो स्टॉक क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इट इज अ फिक्स आइटम। अब स्टॉक के रिगार्डिंग एक और चीज आप देख लीजिए। आप सपोज करो 5,000, ये डिमार्केशन कर रही हूं मैं दोनों का, ठीक है, उस तरफ आपका सप्लाई हो गया, इस तरफ आपका स्टॉक हो गया। सपोज करो आपके 5,000 गुड्स थे स्टॉक में पड़े हुए, 100 डिस्ट्रॉय हो गए, आपने मार्केट में ऑफर करी फॉर सेल, कितनी यूनिट्स, 4,500 यूनिट्स। एक्चुअल, आपने मार्केट में ऑफर करी थी कितनी यूनिट्स फॉर सेल, 4,500 यूनिट्स। एक्चुअल सेल हुई मार्केट में कितनी, 4,000 यूनिट्स। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी बताओ, क्वांटिटी सप्लाइड क्या लिखेंगे, आंसर क्या है, 5,000 या 5,000 माइनस 100, 4,900, ठीक है, या 4,500 या 4,000 यूनिट्स। बताइए क्वांटिटी सप्लाइड कितनी यूनिट्स है, क्वांटिटी सप्लाइड इज नॉट व्हाट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, उससे कोई फर्क नहीं है। हम क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, मार्केट में कितनी ऑफर की गई थी फॉर सेल, अब उसमें से कितनी बिकी हैं या नहीं बिकी हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे कि मार्केट में ओरिजिनली कितनी ऑफर की गई थी फॉर सेल। तो कितनी ऑफर की गई थी, 4,500 यूनिट्स। ठीक, तो क्वांटिटी सप्लाइड हम लिखेंगे, जितनी एक्चुअल सेल होती है वो नहीं होती है क्वांटिटी सप्लाइड, राइट, वो नहीं होगी सप्लाई, सप्लाई वो होती है जो ओरिजिनली पूरी की पूरी ऑफर की गई थी, कितनी ऑफर की गई थी बेचने के लिए, 4,500 यूनिट्स, बेच पाए हम 4,000 यूनिट्स, वो हो जाएगी सेल। बट अगर मैं सप्लाई की बात करूं, व्हाट इज सप्लाई, राइट, टेल मी द अमाउंट ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई आप कितना लिखेंगे, 4,500 यूनिट्स, राइट। देन व्हाट इज दिस 4,000, दिस इज सेल। तो there is a difference between supply and sale। तो हमने देखा क्या कंक्लूजन पे हम पहुंचे, स्टॉक हमेशा बड़ा होगा, राइट, स्टॉक हमेशा बड़ा होगा दैन सेल्स। तो क्या हमने देखा, स्टॉक हमेशा बड़ा होगा दैन सेल।
अब अगला है हमारा डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो देखो लिख लीजिए, सप्लाई तो क्या करती है? इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ फर्म एट एवरी पॉसिबल प्राइस। जैसे कि आपने देखा था फर्म का बिहेवियर, प्राइस चेंज होने के साथ साथ फर्म का बिहेवियर चेंज होता जाता है। जैसे कि पहले 1 रुपीज प्राइस था, तो कितनी यूनिट्स मार्केट में बेच रहा था सप्लायर? 5 यूनिट। फिर प्राइस बढ़ गए, 2 रुपए हो गए, तो अब वो मोटिवेशन हो गया ज्यादा, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ गया उसकी चीज का, तो वो 10 रुपए में 10 क्वांटिटी सप्लाई करेगा। और मार्केट में प्राइस और ज्यादा बढ़ गया है, तो वो एज अ रिजल्ट और ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। फिर और ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं, तो अब वो और ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। तो हमने देखा प्राइस चेंज होने के साथ साथ फर्म का बिहेवियर भी चेंज हो गया, फर्म की सप्लाई का पैटर्न भी क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले कम सप्लाई हो रही थी मार्केट में, अब प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी सप्लाइड का क्या मतलब है? स्पेसिफिक क्वांटिटी सप्लाइड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है स्पेसिफिक क्वांटिटी सप्लाइड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। इसका मतलब अगर मैं बोल रही हूं कि 3 रुपए में कितनी क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है? 30। तो मैं बात कर रही हूं अभी सिर्फ 3 रुपए की बात कर रही हूं कि 3 रुपए के स्पेसिफिक प्राइस है, 3 रुपया मेरे पास गिवन है, तो 3 रुपए में कितनी क्वांटिटी सप्लाइड होगी? तो मैं बोल रही हूँ 30 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर प्राइस उठा लूं, कोई भी 1 या 2 या 3 या 4, तो उसके अगेंस्ट में बताऊं कितनी क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसको मैं बोलूंगी क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर मैं एंटायर शेड्यूल की बात करूं, ये पूरा एंटायर शेड्यूल जो ये गिवन है मेरे पास, राइट, ये एंटायर शेड्यूल जो मेरे पास गिवन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं बोलती हूं सप्लाई। राइट, सिंपल है। तो अगर मैं एंटायर शेड्यूल की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा सप्लाई। और अगर मैं पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा क्या? क्वांटिटी सप्लाइड। ओके।
तो गाइस आज हमने ये पढ़ लिया अपना। तो एक बार हम अपना बुक से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यूनिट 3 सप्लाई। तो हमने पढ़ा सप्लाई का मतलब क्या होता है, गुड्स और सर्विस जो कि आप विलिंग हो प्लस एबल भी हो टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। हमने पढ़ा था अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से आपकी सप्लाई क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, राइट। और यहाँ पे भी पीरियड ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो द टाइम पीरियड जब आपने क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करनी है, वीकली करनी है या मंथली करनी है, राइट, या ईयरली करनी है। तो ये भी हमने पढ़ा था। जो सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में आप ऑफर कर रहे हो फॉर सेल, राइट, ना कि जो आप एक्चुअल में बेच पा रहे हो। अगर आपने ऑफर फॉर सेल करी है 4,000 यूनिट्स और ये आपने ऑफर करी फॉर सेल, एक्चुअल में सेल कर पाए आप 3,000 यूनिट्स की, तो सप्लाई कितनी मानी जाए, 4,000 यूनिट्स या 3,000 यूनिट्स, कितनी, 4,000 यूनिट्स। सप्लाई इज अ फ्लो, वही है। सप्लाई कभी एक फ्लो होता है, कब चाहिए, पर डे चाहिए या पर वीकली चाहिए या पर ईयरली चाहिए, राइट। जैसे कि डिमांड में होता था, डिमांड भी एक फ्लो था। कभी कभार की जाने वाली डिमांड को हम डिमांड नहीं मानते थे, आइसोलेटेड जो हमारी डिमांड वो होती थी परचेजेस, उनको हम डिमांड नहीं बोलते थे। जैसे कि जो चीज़ मैं 50 साल में एक बार खरीद रही हूँ उसको मैं डिमांड नहीं बोल सकती, राइट। उसी प्रकार से सप्लाई, ऐसा नहीं कि आपने अरसों बाद, काफ़ी टाइम बाद, 20 साल बाद एक चीज़ सप्लाई कर दी तो वो सप्लाई हो जाएगी, नहीं। सप्लाई का भी एक फ्लो होना चाहिए कि आप वीकली सप्लाई कर रहे हो, राइट, मंथली कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, राइट, 6 मंथली कर रहे हो। तो सप्लाई में भी एक फ्लो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।